बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 291 एक साथ सुन चुके हैं और अब 292 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मगर एडगर की बेवा भी वहीं बैठी थी। उसने स्याह मातमी लिबास पहन रखा था, बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख और मुतवर्रम हो रही थी और नजरें दूर कहीं खला में जमी हुई थी, जैसे वहां अपने मुतवफ़ी शोर को तलाश कर रही हूँ। कहती और तहजीब उसकी दाएं बाएं जाकर बैठ गई। अंदर से किसी ने हमारे लिए कुर्सियां लाने की कोशिश की थी, मगर मैंने सख्ती से मना कर दिया था। मैं, जनरल वुड और डेविड भी दरी पर एक कोने में बैठ गए थे। सबर करो मोहना, तहजीब ने उसके शाने पर हाथ रख कर कहा। मरने वाला तो मर गया, अब तुम अपने बच्चों की तरफ देखो। तुम हौसला हारोगी तो तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा? वो सिसक पड़ी। बच्चे ना होते तो मैं ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, उसने सिसकियों के दरमियान कहा। शायद खुदकशी ही कर लेती। जिंदगी बहुत हुसीन शय बहन मुन्ना, मैंने बुलंद आवाज से कहा और वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो और खुद किसी नेमत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तुम कौन हो? उसने बर्राई हुई आवाज में कहा। ये मेरे मंगेतर हैं, तहजीब ने कहा और उसके चेहरे पर खुशी का एक तासर सा आकर गुजर गया। ये वही मुजाहिद है ना जिन्होंने ओलिवर के मौत के घाट उतारा था। मेरी खुशकिस्मती है कि ये मेरे घर आए और बदकिस्मती के इस मौके पर मैं इनकी खातिर नहीं कर सकती। तुम्हारी खातिर करना मेरा फर्ज बनता है मुन्ना, मैंने आहिस्तगी से कहा। तुम्हारे शोर ने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। मुन्ना चौंक पड़ी। मुझे तफसील से बताइए जनाब, उसने बर्राई हुई आवाज में कहा। जो गाड़ी उसे चलाने को दी गई थी उसमें मुझे और तहजीब को सफर करना था। ऐन वक्त पर प्रोग्राम तब्दील हो गया और जैसे ही तुम्हारे शोर ने चाबी घुमाई, खुदाया तेरा शुक्र है, मोना ने बड़ी तमानी से कहा। आपने ये बताकर मेरा गम हल्का कर दिया कि उसने एक अजीम आदमी को बचाते हुए जान दे दी। मैं उससे अक्सर कहा करती थी कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, फलां को देखो, फलां को देखो, उससे सबक लो। मुझे मालूम नहीं था जनाब कि वो इन सब को पीछे छोड़ जाएगा। आप तो मजलूमों की मदद करते हैं ना जनाब। आप जब भी किसी मजलूम की मदद करेंगे उसका स्वाब एडगर की रूह को भी पहुंचेगा। मैं ठीक कह रही हूँ ना जनाब? हाँ मुन्ना, कैथी ब्राउन ने कहा। एडगर वैसे भी अच्छा आदमी था, आसमानी बाप उसकी मगफरत करेगा। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? मैंने पूछा। मैंने उन्हें पड़ोस में भिजवा दिया है, लेकिन अब मैं उन्हें बुलवा लूंगी। उन्हें बताऊंगी कि उनके बाप ने कितनी अजीम मौत को गले लगाया है। उन्हें आप जैसा देखना चाहती हूँ जनाब। उसके बाद जनरल ने मुन्ना से कुछ ताज़ीती अल्फाज कहे और फिर हम उठ खड़े हुए। मैंने तुम्हें बहन कहा है मुन्ना, इसे हमेशा याद रखना। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े बिला झिझक मुझसे राब्ता कायम कर लेना। तुम मुझे जनरल टेरेस की मार्फत खत लिख सकती हो। ये एक भाई के नाम एक बहन का जाती खत होगा जिसे मेरे अलावा कोई नहीं खोलेगा। आपके ये अल्फाज मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है जनाब, मुन्ना ने कहा। मुझे मालूम है आप बहुत अजीम मकसद के लिए लड़ रहे हैं और मैं ये गवारा नहीं कर सकती कि आपकी मसरूफियात में खलल डालूं। क्या तुम ये भी नहीं चाहती कि तुम्हारे शोर के कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाऊं? कौन नहीं चाहेगा जनाब? मुन्ना फिर सिसक पड़ी। मेरा बस चले तो उनकी थिक्का बोटी कर डालूं। ठीक है मुन्ना, मेरा तुमसे वादा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे शोर के कातिल तुम्हारे कदमों में होंगे। सुबह से इस वक्त तक तुमने मेरे साथ वक्त गुजारा है, मैं तुम्हारे ख्यालात जानना चाहता हूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आता अली, मैं तो अंदर से हिल कर रह गया हूँ, डेविड ने कहा। मुन्ना से ताज़ियत करके आने के बाद मैं डेविड से अपने कमरे में गुफ्तगू कर रहा था। तहजीब और बुड भी कमरे में ही मौजूद थे। बाहर से तो आदमी हिलता ही रहता है, कभी अंदर से भी हिले तो बात बने। उससे सेहत बहुत उम्दा रहती है। बुड ने हमेशा की तरह बेतुके अंदाज में दखल अंदाजी की। मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ डेविड कि मेरी तरफ से तुम्हें कोई खतरा नहीं। ना तो मैं तुम्हें कैद करूंगा और ना ही तुम पर तशद्दुद किया जाएगा। तुम जब और जहां जाने की ख्वाहिश जाहिर करोगे तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा। मैंने बुड का जुमला सुनी अनसुनी करते हुए डेविड से कहा। तुमसे अलग होकर मैं तो बिल्कुल ही गैर महफूज हो जाऊंगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मोशी आवड़ के शिकारी कुत्तों का मुकाबला कर सकूं। वो तो पहले ही मुझे मरवाने के दर पे है। मैं उससे बहुत मुख्तलिफ आदमी हूँ डेविड। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जबर का कायल नहीं। मातहतों में जज्बा फूंक कर उनसे काम लेना मेरा शेवा है और गलतियां तो हम सब से ही होती रहती हैं। फिर दूसरे को मामूली सी बात पर मौत के घाट क्यों उतार दिया जाए? मोशी आवड़ की उस सख्त गिरी की वजह से उसके मातहतों में बददिली फैली हुई है। बज़ाहिर वो जितने ठंडे मिजाज का मालिक नजर आता है, अंदर से उतना ही मुख्तलिफ है। क्या तुम उसके तरीकाकार से मुतमईन हो? नहीं, डेविड ने नफी में सारी लाया।
बहुत से लोग नहीं है मगर किसी में हिम्मत नहीं कि किसी और के सामने मोशे आवर्ड की मुखालफत कर सके। तुम भी उसके खिलाफ उस वक्त हुए जब तुम्हारी अपनी जिंदगी के लाले पड़ गए। मैं बहुत पहले से खिलाफ हूँ अली, लेकिन मैं उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता। करना तो दरकिनार, मैं तो उसके खिलाफ जबान तक नहीं खोल सकता था। तो फिर अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने खुद को तुम्हारे रहमो करम पर छोड़ने का फैसला कर लिया है अली, डेविड ने कहा। तुमने मेरे बारे में क्या अंदाजा लगाया है? मैंने कहा, आया ये कि मेरे नजरियात तब्दील हो चुके हैं या अब भी फलस्तीन के हक में हूँ? मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि नजरियात की तब्दीली के मशीनी अमल ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। उसके बावजूद तुम मेरा साथ देने पर तैयार हो? मैंने डेविड को बगैर देखते हुए पूछा। सिर्फ मोशे आवर्ड की बेकुनी की हद तक, डेविड ने बड़ी सफाई से कहा। तुम चाहो तो मेरी साफ गोई पर मेरे लिए कोई भी सजा तजवीज कर सकते हो। तुम्हारी साफ गोई से मैं बेहद खुश हुआ हूँ डेविड। इसके अलावा किसी और काम के लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा भी नहीं। मैं सिक्योरिटी का आदमी हूँ अली, डेविड ने कहा। जानते हो सिक्योरिटी का आदमी बुनियादी तौर पर किस फितरत का मालिक होता है? जानता हूँ, मैंने कहा। बुनियादी तौर पर वो अमन पसंद होता है, तशद्दुद के खिलाफ होता है और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला होता है। अगर वो तशद्दुद करता भी है तो सिर्फ तशद्दुद के जवाब में, बल्कि तशद्दुद को रोकने के लिए, डेविड ने कहा। मैं शुरू ही से सिक्योरिटी से वाबस्ता हूँ। मुसाद से मेरी खिदमात ईगल को मुंतकिल कर दी गई। कुछ अर्सा मैंने मोशे आवर्ड के साथ गुजारा, फिर मुझे गोटेल में इंचार्ज मुकर्रर किया गया। मगर बुनियादी तौर पर चूंकि मैं सिक्योरिटी का आदमी हूँ, इसलिए यहाँ भी मैं होटल में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ही बना। मैं इस ओहदे की जिम्मेदारियों से बखूबी ओहदा बरा हो सकता हूँ। तुमने देखा कि तुम्हारे हम कौम कितनी बेदर्दी से इंसानी जानों से खेल रहे हैं, उसके बावजूद तुम उन लोगों में शामिल हो गए। मैंने कहा, शायद तुम्हारा भी यही ख्याल है कि सारे यहूदी बुरे होते हैं, मगर यकीन करो ऐसा नहीं है। यहूदी प्रोपेगेंडा बहुत जानदार है। उन्होंने प्रोपेगेंडे के जरिए पूरी दुनिया को बावर करा दिया है कि फलस्तीनी दहशतगर्द हैं और इसराइल उन दहशतगर्दों के दरमियान अपनी बका की जंग लड़ रहा है। मैं खुद उस प्रोपेगेंडे का शिकार होकर मुसाद में शामिल हुआ था। अंदर की कहानियां तो बाद में मालूम हुई, उस वक्त जब मैं मुसाद में शमूलियत इख्तियार करके अपने हाथ पैर कटा चुका था। ये बात तुमसे ज्यादा बेहतर तौर पर और कौन जानता होगा कि एक बार मुसाद में शामिल होने के बाद कोई भी अपनी मर्जी से उसमें से निकल नहीं सकता। ऐसी कोशिशें करने वालों का मुकद्दर मौत होती है। मुझे मालूम है डेविड, लेकिन तुम मुसाद से ईगल में किस तरह आ गए और ईगल तुम्हें ना पसंद है तो मुसाद में वापस क्यों नहीं चले जाते? यही बातें तो अभी तक किसी को भी नहीं मालूम। मुसाद से अपनी मर्जी से ईगल में आए थे। हम सब से ऑप्शन मांगे गए थे। जिन लोगों ने ईगल में आने की ख्वाहिश जाहिर की उन्हें ईगल में भेज दिया गया, लेकिन अब किसी की भी मुसाद में वापसी मुमकिन नहीं है, हालांकि ईगल की पुष्पनाई मुसाद कर रही है। तुमने मोशे आवर्ड की बेकुनी की हद तक मेरा साथ देने की हामी भरी है, लेकिन क्या ये जरूरी है कि उसके बाद ईगल के हालात तब्दील हो जाएं? मोशे आवर्ड के बाद ईगल ही नहीं रहेगी तो ये हालात कहाँ रहेंगे? डेविड ने कहा और मैं हैरत से उसे देखने लगा। तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो और तुम्हारे पास इसके हक में कोई दलील भी होगी? वाह दलील, डेविड मुस्कुराया। ईगल वन मैन शो है, उसने कहा। आगे तुम खुद समझ सकते हो। ऐसा नहीं है, मैंने कहा। उसने खुद ईगल के बड़ों से मेरा तारुफ कराया था, उन्होंने मुझे मुबारकबाद भी दी थी। सब ड्रामा है, डेविड ने बुरा समूह बनाकर कहा। उसने S1 और S2 वाला ड्रामा खेल दिया होगा। उसमें ड्रामे की क्या बात है? मैंने कहा। सैटेलाइट के जरिए उसने उन सब से मेरी बात कराई थी। उनमें एक रूसी होगा, एक जर्मन होगा, एक फ्रांसीसी, एक अमेरिकी और एक बरतानवी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तुम ठीक कह रहे हो, मगर तुम ईगल के कारकुन रह चुके हो। इन सब बातों का तुम्हारे इल्म में होना उसे फराड साबित नहीं कर सकता, तहजीब ने कहा। लेकिन मैडम, ये बात किसी और के इल्म में नहीं होगी कि वो पांचों दरअसल एक ही शख्सियत के रूप हैं जिन्हें बाज खास हालात में इस्तेमाल किया जाता है। ये बात करीन क्या जरूर है, मगर ये भी तो मुमकिन है कि तुम्हें इस बारे में किसी किस्म की गलतफहमी हो गई हो। मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। वैसे भी आप वहां रहेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि सैटेलाइट लिंक इस्तेमाल मजाक नहीं है। उसकी नशरियात पूरी दुनिया में किसी जगह भी देखी जा सकती हैं। मैं हैरत से डेविड को देख रहा था। किस कदर सामने की बात थी जो मेरी समझ में नहीं आ सकी थी। अगर उन पांचों के पीछे कोई एक ही शख्सियत है तो जाहिर है कि वो खुद रैंडल की शख्सियत होगी। मैंने कहा, आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि ऐसे 5 अफराद का कोई वजूद ही ना हो। तुम तो मुअम्माती किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो, तहजीब ने कहा। पहले हमसे एक बात मनवाई और उसके बाद खुद ही उसे कहने लगे। मैं डेविड का मतलब समझ गया हूँ, तहजीब है। मैंने कहा, अगर उन पांचों को बैक वक्त कहीं पेश करना पड़ जाए तो उसके लिए रैंडल ने मुलाजिम रखे होंगे और आम हालात में वो खुद ही उन पांचों का रूल कर लेता होगा
और पांचों अफराद के चेहरों पर सुनहरे रंग के मास्क जिन पर नंबर तहरीर थे। मगर मुझे हैरत है कि डेविड उस राज से किस तरह आगाह हो गया। मैं मोशी हावर्ड के पर्सनल सेक्रेटरी स्टाफ में भी रह चुका हूँ जनाब, डेविड ने कहा, और मेरी ड्यूटी उमूमन उसकी कोठी पर रहा करती थी। इसी दौरान एक बार इत्तेफाक से मेरी नजर उन कागजात पर पड़ गई। अहम तरीन कागजात उसकी ख्वाबगाह में होते हैं जिन्हें वो एक खुफिया सेफ में रखता है। उस कागज पर पांचों सुपर ईगल से मुतल्लक कुछ लिखा हुआ था जिसे मैं अच्छी तरह नहीं पढ़ सका। ताहम उससे मुझे ये अंदाजा हो गया कि वो पांचों अफराद मोशे हावर्ड के तनख्वाहदार मुलाजिम थे। डेविड के बयान ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। रैंडल पहले CIA में हुआ करता था, वो यहूदी था और यहूदियों की लालची फितरत ज़रबुल मिसल की हैसियत रखती है। अगरचे वो खासा बासलाहियत आदमी था, लेकिन अगर वो अमेरिकन CIA में रहता तो तमाम उम्र ये मकाम हासिल नहीं कर सकता था जो उसे इस वक्त हासिल था। तमाम यहूदी इस बात से वाकिफ थे कि मेरे और ओली बावर्ड के दरमियान दुश्मनी चल रही है। ये दुश्मनी जाती बुनियादों पर नहीं थी बल्कि नजरियाती बुनियादों पर थी। जब रैंडल को यह इतला मिली कि ओली बावर्ड मेरे हाथों मारा जा चुका है तो उसको साजिशी ज़हन ने इस खला से फायदा उठाने का फैसला कर लिया। शायद वो पहले से ऐसी किसी मौके का मुंतजिर रहा होगा, लिहाजा उसने फौरी तौर पर अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया होगा। और चूंकि दुनिया भर के यहूदियों के दिलों में मेरी तरफ से आग लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने रैंडल को हाथों हाथ लिया होगा। शायद रैंडल को अपना नाम मोशी हावर्ड रखने का ड्रामा करने की जरूरत भी नहीं थी, मगर उसने अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए ये हरकत की होगी। तुमने रैंडल की ख्वाबगाह में इतने अहम कागजात देख लिए और उसे पता तक नहीं चला? बुड ने सरसरी अंदाज में पूछा। ये महज इत्तफाक था मिस्टर बुड, इस किस्म के इत्तफाकात रोज रोज तो होते नहीं। बहरहाल ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि इतना मोहतात आदमी और इतने अहम कागजात को यूं बेपरवाही से छोड़ दे। मुझे झूठ बोलने से क्या हासिल होगा मिस्टर बुड, डेविड ने बुरा मान कर कहा। लेकिन आप कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाकया किस तरह पेश आया था। इसकी जरूरत नहीं, मैंने हाथ उठाकर कहा। अगर हम इस चक्कर में उलझ गए कि कौन सी बात किसके इल्म में किस तरह आई तो इंतहाई हमाकत का मुजाहरा करेंगे। हमें तो सिर्फ मालूमात दरकार है। मैं बहुत साफ गोई से कह रहा हूँ मिस्टर अली कि मैं सिर्फ रैंडल की हद तक आपके साथ ताउन कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें इसके लिए भी मजबूर नहीं किया है। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि वो तुम्हें हलाक करा देने के दर पे है। मैं ये कब कह रहा हूँ कि मैं आप पर कोई एहसान कर रहा हूँ? मैं तो जो कुछ भी कर रहा हूँ इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि रैंडल एक बार जिसे मरवाने का फैसला कर लेता है उसे मरवा कर ही छोड़ता है। और मैं खुद को इतना बासलाहियत नहीं समझता कि ईगल के डेथ सेक्शन के अफराद से बचकर कहीं जा सकूं। मैं तो रैंडल का भी एहसानमंद हूं कि अगर उसने मुझे भी आपके साथ निशाना बनाने की कोशिश ना की होती तो मैं इस खुशफहमी के सारे उसके लिए काम करता रहता कि मुमकिन है वो मेरे लिए इंतहाई फैसला ना करे। अब मैं ये नहीं कह सकता कि अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के बाद आपका सलूक मेरे साथ क्या होगा। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ डेविड, ख्वाह तुम मजबूरन ही मुझसे ताउन कर रहे हो, लेकिन तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। जैसे ही मैदान साफ होगा तुम्हें हर तरह की आज़ादी दे दी जाएगी, लेकिन रैंडल के अंजाम तक तुम्हें कुछ मामूली किस्म की पाबंदियां बर्दाश्त करना पड़ेंगी। मैं समझता हूँ जनाब, डेविड ने सर हिलाकर कहा, और मैं अपने आइंदा इकदाम के बारे में गौर करने लगा। वक्त कम था और बहुत से काम करना थे। रैंडल बहुत तेज रफ्तारी से अमल करता था और इस बार मैं तेज रफ्तारी के मामले में उसे पीछे छोड़ने के दर पे था। पहली बार उसने उस वक्त मुझे हैरान कर दिया था जब हम इराक से गोटे हिल पहुंचे थे। उसने रातों रात हमारे खिलाफ न सिर्फ मंसूबा बनाया बल्कि उस पर अमल भी कर गुजरा। दूसरा मौका आज आया था जब जजीरे की तबाही और गोटेल में अपने तमाम लोगों की गिरफ्तारी के बाद और चंद घंटों के अंदर अंदर उसने मुझ पर कातलाना हमला करा दिया। इस मामले में भी उसका मुतरिफ था, लेकिन अब मेरी बारी थी। उसी रोज शाम को मैं जनरल टेरेस के साथ एक फौजी बैरक में मौजूद था। बैरक के उस कमरे में हम दोनों के अलावा दो अफराद और थे। उनमें से एक तो फौज का सीनियर जनरल था और दूसरा शख्स एक सियासतदान था। ये उन्हीं 250 अफराद में से एक था जिन्हें आज सुबह गिरफ्तार किया गया था। मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? उस सियासतदान ने कहा, जो हिज़्ब इख्तिलाफ का सरगर्म लीडर था और उसका नाम ब्लैक स्मिथ था। मैंने उसे गहरी नजरों से देखा। उसकी उम्र 32 बरस के लगभग थी और उसकी आंखों में ज़ानत की भरपूर चमक मौजूद थी। किसी शख्स को क्यों गिरफ्तार किया जाता है मिस्टर ब्लैक स्मिथ? मैंने उसे घूरते हुए कहा। तुम कौन हो? वो जवाब देने की बजाय मुझ पर उलट पड़ा। इस कमरे में नजर आने वाला शख्स या तो हुकूमत का कोई आला ओहदेदार हो सकता है या फिर कोई मुजरम। मैंने इस्तेहदाइया अंदाज में कहा, क्या तुम इतनी सी बात भी नहीं जानते मिस्टर ब्लैक स्मिथ? मैं तुमसे वाकिफ नहीं हूँ, उसने उखड़ लहजे में कहा। हुकूमत के तमाम ओहदेदारों से मेरे मरासम है और मैं उन सब से वाकिफ हूँ।
तुमने देखा कि बाज़ औक़ात रवादारी के नताइज कितने खराब निकलते हैं। मैंने जनरल टेरेस से मुखातिब होकर कहा, मैंने शायद पहले भी तुमसे कहा था कि मुरव्वत और रवादारी का सलूक सिर्फ उन लोगों के साथ किया करो जिनका ज़र्फ अच्छा सलूक बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल हो सकता है। अब देखो, ये है तुम्हारी बेजा दरगुजर का शाहकार। तुम जो कोई भी हो, मुझसे तमीज से बात करो। ब्लैक स्मिथ ने सर्द लहजे में कहा, मैं मामूली हैसियत का आदमी नहीं हूँ, अवामी नुमाइंदा हूँ और असेंबली के आइंदा इजलास में मुझे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब किया जाने वाला है। मैं महसूस कर रहा था कि जनरल टेरेस खासा नर्वस है। उसका ख्याल अब भी यही था कि ब्लैक स्मिथ का नाम इस फहरिस्त में या तो गलती से शामिल हो गया था या फिर यह किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई थी। अगर तुम्हें कायदे ईवान में भी मुंतखब कर लिया जाए मिस्टर ब्लैक स्मिथ, तब भी मेरी सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जनरल टेरेस नहीं हूँ। अगर तुमने अब मुझे कोई धमकी देने की हमाकत की तो मैं तुम पर हाथ उठाने से भी दरेग नहीं करूंगा। ब्लैक स्मिथ ने ऊंट भींच लिए और जनरल टेरेस ने मुस्तरिबाना अंदाज में पहलू बदला। कमरे में मौजूद दूसरे जनरल के चेहरे से उसके तासरात का अंदाजा लगाना दुश्वार था। पहले तफ्तीश मुकम्मल हो जाए, फिर उसके बाद ही कोई सख्त इकदाम जनरल ने बराई हुई आवाज में कहना चाहा, मगर मैंने उसकी बात काट दी। जहां बात मुल्की इस्तेहकाम की हो, वहां सिर्फ मालूमात हो जाना ही काफी है कि ये मुजरिम है। जुर्म साबित होने या ना होने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। मैंने कहा। मेरी बात सुनकर जनरल ने निहायत शदुमत से इस बात में सारी लाया। मुल्की सालमियत और इस्तेहकाम इन तकल्लुफात से बालातर होता है। उसने कहा, तुमने हुकूमत के अफसरान को बड़ी बड़ी रकूमात देकर उन्हें बदउनवानियों में मुलव्वस किया है मिस्टर ब्लैक स्मिथ। तुम मुल्क में करप्शन फैलाने के जिम्मेदार हो। मैंने कहा, ये महज इल्जामात हैं। ब्लैक स्मिथ हुर्राया, मेरे खिलाफ साबित नहीं किया जा सकता। तुमने बड़ी बड़ी रकूमात के इवज अराकीन असेंबली को खरीदा है, तभी तुम इतने वसूख से दावा कर रहे हो कि आइंदा इसके दौरान तुम्हें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब किया जाने वाला था। ये मेरे खिलाफ हुकूमत की साजिश है। ब्लैक स्मिथ बड़े खराब लहजे में बोला। हुकूमत मुझसे खतरा महसूस कर रही थी, इसलिए मुझे यूं पुरइसरार तरीके से गिरफ्तार किया गया है और अब मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तुम ऐसा करो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब करो और राय को जनरल के खिलाफ कर दो। मैंने मज़ेगाना लहजे में कहा, यहाँ से जाने के बाद मैं पहला काम यही करूंगा। ब्लैक स्मिथ ने आपे से बाहर होते हुए कहा, जनरल टेरेस को एक ही इल्जाम ले डूबेगा कि इसने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए मुल्क के इंतजामिया उमूर में फौज को मुलव्वस किया है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मैंने तशवीश से कहा, लेकिन मुश्किल ये है कि अगर तुमने ऐसी कोई हमाकत की तो तुम्हारे खिलाफ जो सबूत हमारे पास मौजूद हैं उन्हें भी आम कर दिया जाएगा। ये सरासर बकवास है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया होता तो तुम्हारी इस धौंस में जरूर आ जाता। तुम पर गैर मुल्की इमदाद लेने का भी इल्जाम है ब्लैक स्मिथ। तुम दुश्मन एजेंटों के आलाकार बने हुए हो। मुझ पर ये तमाम इल्जामात तुम्हारी मौजूदगी में आयद किए जा रहे हैं जनरल टेरेस, और तुम खामोश तमाशाई बने हुए हो। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका और दे रहा हूँ, खुद ही जबान खोल दो और आइंदा के लिए तायब हो जाओ, तो तुम्हारे साथ नरम सलूक किया जा सकता है। तुम नहायत अहमक आदमी हो। ब्लैक स्मिथ ने इंतहाई नफरत से कहा, मालूम नहीं तुम्हारा ताल्लुक कौन से खुफिया महकमे से है। तुमसे ज्यादा ज़हीन तो एक मामूली पुलिस ऑफिसर होता है जो इस तरह की अहमकाना बातें तो नहीं करता। क्या मैं तुम्हें उन पुलिस अफसरान के नाम गिनवाऊं जो हुकूमत से ज्यादा तुम्हारे वफादार हैं? इससे ज्यादा मैं नाम गिनवा सकता हूं जो हमारे वफादार हैं। तुम तो बहुत दिलचस्प आदमी साबित हो रहे हो मिस्टर ब्लैक स्मिथ। मैंने हंस कर कहा, क्या तुम बता सकते हो कि पिछले इलेक्शन में तुमने कितनी रकम खर्च की थी? मैं इंतखाबात के दौरान होने वाले इखराजात के गोशवारे दाखिल करा चुका हूँ। ब्लैक स्मिथ ने कहा, वो गोशवारे गलत हैं। तुमने जो रकम जाहिर की है उससे कहीं ज्यादा रकम खर्च की थी, और इतनी खतीर रकम खर्च करने का नतीजा महज चंद सीटों के उसूल की शक्ल में जाहिर हुआ। अगर तुम मुझे अब भी बाइज्जत रिहा कर दो तो मैं वादा करता हूँ कि किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मुझे अंदाजा हो गया कि इस बेवकूफ शख्स के बहकावे में आकर तुमने मुझे गिरफ्तार किया है। बिलफर्ज उन गोशवारों को सही तस्लीम कर भी लिया जाए, तब भी ये सवाल पैदा होता है कि इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास कहां से आई। अब मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मुझे अंदाजा हो गया है कि या तो तुम कोई इंतहाई अहमक आदमी हो, या फिर मुझे मालूम है तुमने पार्टी टिकट फरोख्त करके इलेक्शन के इखराजात पूरे किए थे, लेकिन जिन लोगों को तुमने टिकट दिए उनमें से कितने ऐसे थे जो इतनी खतीर रकम अदा कर सकने के काबिल थे जो तुमने एक टिकट की इवज मुकर्रर की थी। जनरल टेरेस के चेहरे पर पहली बार दिलचस्पी की चमक पैदा हुई। इस बात से मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं होता। अगर उन लोगों ने गलत जराये से रकम हासिल की है तो उनके खिलाफ तफ्तीश होना चाहिए। हुई थी। मैंने खेज लहजे में कहा, उन लोगों में से कम अज कम 15 अफराद एतराफ कर चुके हैं कि उनमें से हर एक को तुमने बड़ी बड़ी रकमें दी थी और जाहिर ये किया था कि तुमने टिकट फरोख्त किए हैं।
हुकूमत ने दोस्त डडल्ले से काम लेकर मेरे खिलाफ बयानात रिकॉर्ड कर लिए होंगे, इससे कुछ साबित नहीं होता। अदालत में होता है मिस्टर ब्लैक स्मिथ, मैंने तुम्हें एक मौका दिया है जो अब भी बरकरार है, वरना तुम्हें अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अच्छी तरह गौर कर लो। उसने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर जनरल टेरेस की तरफ देखा। ये एक मामूली सी ला कानूनियत का मामला है जनरल, अगर मैं एतराफ कर लूं तो क्या मुझे छोड़ दिया जाएगा? जनरल ने मेरी तरफ देखा और मैंने कहा, मुझसे बात करो, मैं तुम्हें जमानत देता हूं कि अगर तुम हमें तमाम हकायक से आगाह कर दो तो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी जबान पर भरोसा किए लेता हूँ। ये हकीकत है कि मैंने अपने पैसे से इलेक्शन लड़ा था, पार्टी के किसी उम्मीदवार ने चंदा नहीं दिया था, लेकिन मैं मजबूर था। वो ऐसी रकम थी जिस पर टैक्स अदा नहीं किया गया था, इसलिए मैं उसे जाहिर नहीं कर सकता था। मजबूरन मैंने ये तरीका इख्तियार किया, लेकिन ये तो बहुत दूसरे लोग भी कर रहे हैं। अपने जराए आमदनी से आगाह करो, मैंने सर्द लहजे में कहा। तुम्हारा अपना कारोबार तो बहुत महदूद है। मेरा कारोबार महदूद है, मगर इतना भी महदूद नहीं, ब्लैक स्मिथ ने बराई हुई आवाज में कहा। ताम ये बताने में कोई हरज नहीं समझता। मैंने मुख्तलिफ नामों से कुछ और लोगों के साथ मुख्तलिफ कारोबार में शिराकत कर रखी है, जिससे होने वाली आमदनी कभी जाहिर नहीं हुई। मैंने तंजिया लहजे में उसका जुमला पूरा कर दिया। हाँ, उसने हैरत से कहा, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? अगर कहो तो उन लोगों के नाम भी गिनवा दूं जिनके नाम तुम मुझे बताओगे, बल्कि मैं ही तुम्हें बता देता हूं। मैंने उसे कई नाम गिनवा दिए। ब्लैक स्मिथ ने सर झुका लिया। ठीक है जनरल, मैं अपनी इस गलती का एतराफ करता हूं और टैक्स की मद में हुकूमत का होने वाला नुकसान भी पूरा करने को तैयार हूं। अभी मेरा दिया हुआ मौका बाकी है, मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम चाहो तो अपनी जबान से हकायक बयान करके अब भी सजा से बच सकते हो। मैं तुम्हें तमाम हकायक से आगाह कर चुका हूँ जनरल, उसने जनरल टेरेस से कहा। अब तो कुछ भी बाकी नहीं बचा। उसने मायूसाना अंदाज में सर हिलाया। तुमने ये नहीं पूछा कि ये मालूमात जो इंतहाई खुफिया थी मुझे किस तरह हासिल हुई? मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि हुकूमत जब अपने वसाइल इस्तेमाल करने पर उतरती है तो इससे भी ज्यादा खुफिया मालूमात हासिल कर लेती है। तुमने मौका जाया कर दिया, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। अब मुझसे सुनो, तुम सियोनी तंजीम ईगल्स के आलाकार हो। ये क्या बकवास है? ब्लैक स्मिथ उछल पड़ा। मैं कभी तस्वर भी नहीं कर सकता था कि मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम भी लगाया जा सकता है। तुम्हारे लिए सजाए मौत तजवीज की जा चुकी है ब्लैक स्मिथ। गोटेल से ईगल का कला कमा किया जा चुका है और रियान ने बाद ऐसी दस्तावेजात हमारे हवाले की हैं जिनसे तुम्हें फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए अब कोई रोक नहीं सकता। डेविड रियान के हवाले पर ब्लैक स्मिथ साकित सामत हो गया। डेविड की तवज्जो से उसे रकूमात मिलती रहती थी। एक ऐसा नाकाम सियासतदान था वो जो मुल्की सियासत में कभी नुमाया मुकाम हासिल नहीं कर सका था, लेकिन फिर रैंडल की इंतखाब उस पर पड़ी और डेविड रियान के जरिए मुज़ाकरात शुरू हो गए। चूंकि रैंडल बुनियादी तौर पर ब्लैक मेलर था, उसने डेविड को हिदायत की थी कि मुज़ाकरात का हर लफ्ज टेप होना चाहिए। डेविड ने उन केसों की निशानदेही कर दी थी जिनमें स्मिथ को मौजूदा हुकूमत के खिलाफ लाए अमल दिया गया था। उसने भी इससे इत्तफाक किया था। शायद तुम्हारे इल्म में ना हो कि डेविड ने तुमसे जितने मुज़ाकरात किए हैं उनका एक एक लफ्ज टेप किया जा चुका है और हमारे पास ये सब मौजूद है। ब्लैक स्मिथ के अलावा जनरल टेरेस ने भी चौंक कर मेरी तरफ देखा। अगर यही बात थी तो तुम्हें इतना वक्त जाया करने की जरूरत क्या थी? जनरल टेरेस ने कहा। तुमने सुना नहीं, मैं इसे मौका दे रहा था, लेकिन इसने वो मौका जाया कर दिया। ब्लैक स्मिथ संभल चुका था। तुम्हें कहीं से थोड़ी बहुत मालूमात हासिल हो गई हैं जिनकी बुनियाद पर तुम मुझसे एतराफात कराना चाह रहे हो, उसने कहकर लगा कर कहा। अचानक ही वो अशाश बशाश नजर आने लगा था। गोया ये बात गलत है कि डेविड रियान के तवज्जो से तुमने रकूमात हासिल की हैं। मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा। अगर किसी ने तुमसे ऐसी कोई बात कही है तो भी ये सरासर झूठ है, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। मैं दुश्मनी का तस्वर भी नहीं कर सकता। इन केसों का क्या करोगे जो डेविड ने हमारे हवाले की हैं? मैंने कहा, ऐसा कोई केस हो ही नहीं सकता। अगर होता तो तुम मुझसे इतनी बातें कभी ना करते। ब्लैक स्मिथ अय्यारी से मुस्कुराया। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो, तुम इससे भी बड़े बेवकूफ हो, बल्कि गामड़ हो, मैंने खुश्क लहजे में कहा। मैंने तुम्हें महज इसलिए मौका दिया है कि तुम्हारी खिदमत मुल्क व कौम के लिए इस्तेमाल हो, मगर तुम नहीं समझे। अब जो कुछ भी होगा अदालत में होगा, वहाँ क्या करोगे? अदालत का दरवाजा जरूर खटखटाओ, मैं कह दूंगा कि ये जाली सबूत है। तुम भूल रहे हो स्मिथ, मैं तुम्हें उस केस का हवाला दे रहा हूँ, मैं उसे भी जाली करार दे दूंगा, स्मिथ ने बड़े यकीन से कहा। एक असल चीज को जाली करार देते हुए तुम्हारा जमीर जरा भी मुलामत नहीं करेगा। जमीर वगैरह सब बेकार चीजें हैं। क्या तुम्हारे ख्याल में मैं उनके असल होने का एतराफ करके अपनी गर्दन में फांसी का फंदा डाल लूं? आखिरकार तुम फंस गए। तुमने बिलवासा एतराफ कर ही लिया कि तुम उन तमाम जराइम में मुलव्वस हो
जो मैंने तुम पर आयद किए हैं। मेरी तरफ से तुम फायदा नहीं उठा सकते, स्मिथ ने फातिहाना अंदाज में कहा। अदालत ठोस सबूत मांगती है जो तुम लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। शुक्रिया मिस्टर स्मिथ, मैंने जेब से एक टेप रिकॉर्डर निकालते हुए कहा। तुमने ये रिकॉर्डिंग कराने में हमसे ताउन किया, मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ। स्मिथ की आंखें फटी रह गई। फिर उसने अचानक ही टेप रिकॉर्डर पर झपटा मारा और टेप रिकॉर्डर जमीन पर गिरकर टूट गया। फिर जितनी देर में उसके खिलाफ कोई कुछ करता, वो केस भी तोड़ चुका था। मैं जीत गया और तुम हार गए, उसने जनूनी अंदाज में कहा। अब तुम अदालत में कुछ भी साबित नहीं कर सकोगे, मैंने टेप जाया कर दिया है। जनरल टेरेस अपनी सीट से खड़ा हो गया। स्मिथ, उसने वसीले लहजे में कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम गद्दार भी हो सकते हो। गद्दार मैं नहीं, तुम वो जनरल इक्तदार से चिमटे हुए हो, जबकि इस पर सबका हक है। मुझे अवाम ने मुंतखब किया है और जब तक चाहेंगे मैं उनकी खिदमत करता रहूंगा। अवाम की बात मत करो जनरल, वो तो बेवकूफ होते हैं और तुम नहायत कामयाबी से उन्हें मुसलसल बेवकूफ बनाए चले जा रहे हो। तुम्हारा नजरिया ये है तो तुम भी उन्हें बेवकूफ बना लेते। तुम्हें किसने रोका था? मगर वतन दुश्मनों के साथ मिलकर मुल्क के खिलाफ साजिश तो ना करते। वो वतन दुश्मन इसलिए हैं कि मेरे दोस्त हैं। अगर वो तुम्हारे दोस्त होते तो तुम कभी उन्हें वतन दुश्मन ना कहते। तुम्हारे ख्यालात अफसोसनाक हैं स्मिथ, जनरल टेरेस ने कहा। फिर मुझसे मुखातिब हुआ, मुझे तुम पर भी हैरत है। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इतनी बेपरवाही का सबूत भी दे सकते हो। उसने कितनी आसानी से तुमसे टेप रिकॉर्डर छीन लिया। स्मिथ ने क्या क्या लगाया, मैं कोई जागीरदार या सरमाएदार नहीं हूँ जनरल, बुनियादी तौर पर मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। मेरी फुर्ती का राज भी यही है। मेरे उंडू पर मुस्कुराहट थी। पहले उसने खुलकर एतराफ नहीं किया था जनरल, और मुझे पहले इस बात का खदशा था, इसलिए मैंने 2 टेप रिकॉर्डर रखे थे। वो डमी टेप रिकॉर्डर था जो उसने तोड़ा है। असली टेप रिकॉर्डर तो मेरी जेब में महफूज है, जो उसके खिलाफ अदालत में काम आएगा। मैंने जेब से टेप रिकॉर्डर निकालकर उसकी नुमाइश की। स्मिथ ने बेचैनी से टेप रिकॉर्डर को देखा, फिर पहले की तरह उसने दोबारा झपटा मारने की कोशिश की, मगर मैंने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया और वो उछलकर पहलू की दीवार से उस बुरी तरह टकराया कि जमीन पर ढेर हो गया। मैं तुमसे बड़ा स्पोर्ट्समैन हूँ स्मिथ ब्लैक, मैंने जहरीले लहजे में कहा, और छोटे स्पोर्ट्समैन को चाहिए कि बड़े के जेरे साया रहे। स्मिथ ने गर्दन डाल दी थी। स्मिथ पर तशद्दुद करके भी सब कुछ उगलवाया जा सकता था। टेरेस महल की तरफ वापस जाते हुए जनरल टेरेस कह रहा था, ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? इस ड्रामे के बगैर हम उससे कुछ भी नहीं उगलवा सकते थे जनरल, मैंने संजीदगी से कहा। तशद्दुद का रास्ता उस वक्त इख्तियार किया जाता है जब कोई और मुतबादिल ना हो। लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि उसकी और डेविड रेयान की गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई थी, या तुम बुल्फ कर रहे थे? वो केस मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा जनरल, जिसमें डेविड और स्मिथ की गुफ्तगू रिकॉर्ड है। अदालत में तुम्हें उसकी जरूरत बहरहाल पड़ेगी। मुझे यकीन नहीं आता, जनरल बुड़बुड़ाया। तुम आखिर कितनी बर्क रफ्तारी का मुजाहरा कर रहे हो? अभी तो उसे गिरफ्तार हुए 12 घंटे भी नहीं हुए। ये सब डेविड रेयान के ताउन का नतीजा है जनरल। अगर वो ताउन करने पर आमादा ना होता तो हमें बहुत मेहनत करना पड़ती। उसे इस हद तक ताउन पर आमादा करना भी तुम्हारा कारनामा है अली। इसका क्रेडिट खुद रैंडल को जाता है। उसका रवैया अपने लोगों के साथ ही दुरुस्त नहीं है। मैंने जनरल टेरेस को डेविड के ताउन के पस मंदिर से आगाह किया। तुम्हारी मुश्किलात में इजाफा हो गया है अली, जनरल ने तशवीश से कहा। तुम तन तना एक पूरी तंजीम से किस तरह टकराओगे? मेरी क्या बिसात है जनरल, हकीकत तो ये है कि मेरी हैसियत एक खिलौने से ज्यादा नहीं। गोटेल जैसी जगह पर उनके 250 एजेंट काम कर रहे थे, तो दीगर ममालिक में क्या आलम होगा? तुमने मोशी अवड़ को जेर करने के लिए कोई मंसूबा तो तरतीब दे ही लिया होगा, जनरल ने पूछा। उसे तलाश करने का सबसे बड़ा मसला था जो डेविड रेयान के ताउन की वजह से हल हो गया। अब सिर्फ ये मरला रह गया है कि जल्द से जल्द डेविड से ज्यादा मालूमात हासिल करूं। उसे कल दोपहर तक रिपोर्ट पेश करने का कहा गया था, लेकिन वो तो एक बोगस बात थी। रैंडल उसकी रिपोर्ट का इंतजार कब करेगा? तुम्हें क्या मालूम जनरल, मैंने मुस्कुरा कर कहा। वो इंतहाई बेचैनी से उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा होगा। जनरल ने हैरत से मुझे देखा, फिर बेबसी से कंधे उचका कर रह गया। मोशियावट से राब्ते के लिए हम लोग एक मखसूस किस्म का ट्रांसमीटर इस्तेमाल करते हैं, डेविड बता रहा था। वैसे ही ट्रांसमीटर जैसा तुमने होटल में देखा था। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उससे राब्ता नहीं हो पाता। ऐसी सूरत में ट्रांसमिट किया जाने वाला पैगाम एक कंप्यूटर पर रिकॉर्ड हो जाता है। ये कंप्यूटर रैंडल का पर्सनल कंप्यूटर है जो सूती असरात को हरूफी सूरत में रिकॉर्ड कर लेता है। आम हालात में कोई पैगाम देने के लिए तुम लोग अमूमी अंदाज इख्तियार करते हो या नहीं? हमारे कोड हैं। आम हालात में हम यही कोड की जबान इस्तेमाल करते हैं। खास हालात में अलबत्ता हम कोड इस्तेमाल नहीं करते। और खास हालात क्या हो सकते हैं? मैंने पूछा। कुछ भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर वही मौका जब तुम होटल में मेरे पास मौजूद थे।
तुम्हारे सामने मैं कोड इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तुम्हें याद है कल दोपहर तक तुम्हें मेरे बारे में अपनी रिपोर्ट पेश कर देनी है। रैंडल ने मुझसे यही कहा था अली, मगर उसका ये मकसद नहीं था। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी कत्ल कराने की कोशिश करके उसने साबित कर दिया है कि वो हर कीमत पर दोनों की मौत का ख्वाह है। उसे किसी रिपोर्ट वगैरह से कैसे दिलचस्पी हो सकती है? उसके बावजूद कल दोपहर उसे रिपोर्ट जरूर पेश की जाएगी। मैंने कहा, तुम्हें मालूम है रिपोर्ट देने के लिए मुझे वापस सिविल लाइन वाली कोठी में जाना पड़ेगा, इसलिए कि ट्रांसमीटर वही है। क्या जरूरी है कि वही ट्रांसमीटर इस्तेमाल किया जाए? पैगाम किसी और ट्रांसमीटर से भी तो नशर किया जा सकता है, तहजीब ने कहा, जो बड़े गौर से हम दोनों की बातें सुन रही थी। वुड इस वक्त मौजूद नहीं था। रैंडल को नशर किया जाने वाला पैगाम बहरहाल एक कंप्यूटर से होकर गुजरता है, जो ये निशानदेही करता है कि पैगाम मखसूस साख्त के ट्रांसमीटर से नशर किया जा रहा है या नहीं। ओह, मेरे ऊंट दायरे की सूरत में सुकड़ गए। कुछ भी सही, मगर रिपोर्ट उसे जरूर दी जाएगी, मैंने कहा और डेविड हैरिस से मुझे देखने लगा। आपने तो मुझे तहफ्फुज़ फराहम करने का वादा किया था मिस्टर अली। क्या आपको मालूम नहीं कि वहाँ जाकर मुझे किस किस्म के खतरात का सामना करना पड़ेगा? मुझे मालूम है डेविड के वहाँ से पैगाम नशर होने के बावजूद तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। बस उसके लिए तुम्हें वो कोड मुझे फराहम करना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए मखसूस है। क्या तुम खुद मेरी तरफ से पैगाम नशर करोगे? डेविड रियान ने हैरत से कहा। ये सब कुछ तो करना ही पड़ता है डेविड, वरना रैंडल जैसे शातिरों का मुकाबला कैसे मुमकिन है? ठीक है अली, कोड फराहम करने में मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन कल दोपहर तक तुम उसे अजबर कैसे करोगे? क्या वो कोड इतना ही मुश्किल है? मैंने कहा, और क्या तुम खुद कोड लैंग्वेज इतनी रवानी से गुफ्तगू करते हो जिस तरह इस वक्त कर रहे हो? नहीं, डेविड ने नफी में सारी लाया, लेकिन मुझे उस पर खासा उबूर है। उसके अलावा आमतौर पर हम मुख्तसर पैगामात भेजते हैं, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती। कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? मैंने कहा, तुम कोड लिख दो, मैं उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगा। मुमकिन है कामयाबी हो ही जाए। डेविड रियान ने कागज कलम संभाल लिया और मैं बुड की तरफ मुतवज्जो हो गया, जो इस वक्त कमरे में दाखिल हुआ था। मैं इंसान हूँ चीफ, उसने आते ही वसीले लहजे में कहा, लेकिन तुमने मुझे कोई भूत समझ रखा है। क्या बात होगी बुड? मैंने हंसकर कहा, बहुत नाराज लग रहे हो। दो आदमियों की निगरानी के लिए दो इंसान होने चाहिए। एक अगर होटल से बाहर चल दे तो मैं किसकी निगरानी करूं? जाहिर है इस मौके पर तुम उस फर्द की निगरानी करोगे जो होटल से बाहर जा रहा है, मेरे बजाय, तहदीब ने कहा। बुड ने यही किया चीफ, बुड ने फखरिया अंदाज में कहा। उसके बावजूद तुम लोग मुझे बेवकूफ कहते हो। हरगिज नहीं बुड, तुम तो बहुत अक्लमंद हो। हाँ तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा, इस वक्त तुम्हारा मतलब है ना, इसलिए बुड को मक्खन लगा रहे हो। बुड ने मुझे मशकूक नजरों से देखते हुए कहा, मतलब निकल जाएगा फिर आंखें फेर लोगे? अब नहीं फेरूंगा। मैंने बुड को चमकारा और तहजीब हंसने लगी। तुम रिपोर्ट तो पेश करो। रिपोर्ट क्या खाक पेश करूं चीफ? वो दोनों कहीं गए ही नहीं, बुड ने बड़ी मासूमियत से कहा, और मैं उसे घूरने लगा। तुम एक तो फजूल बातें बहुत करते हो। अगर वो दोनों कहीं नहीं गए तो ये बात सीधी तरह नहीं बता सकते थे? निगरानी कराने के लिए जनरल टेरेस के आदमी क्या बुरे थे? बुड़ बढ़ाया, वो कम अज कम इस हिमाकत का इर्तिकाब तो ना करते जो मुझसे हो गई। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैंने संजीदगी से कहा, और बुड अचानक ही संजीदा हो गया। सॉरी चीफ, दरअसल मुझे पहले ही ख्याल पैदा हो गया था कि उन लोगों की फोन पर होने वाली गुफ्तगू से बाखबर रहना चाहिए, इसलिए मैंने ऑपरेटर को रिश्वत देकर इस बात पर रजामंद कर लिया कि वो उन लोगों की फोन पर होने वाली गुफ्तगू से मुझे इतला दे। मामूली से काम की भारी रिश्वत मिल रही हो तो कौन का बख्त इनकार कर सकता है, और खुसूसन इस सूरत में कि ऑपरेटर एक हुसैन शाफाम लड़की हो। मुख्तसर गुफ्तगू करो बुड, मैं झुंझला कर बोला, और बुड संभल गया। तुम्हें शायद ये सुनकर हैरत हो कि उन्होंने बैरूने मुल्क 2 कालें की हैं, जिनमें से एक वो पहले भी कर चुके थे। ऑपरेटर ने आसानी से वो गुफ्तगू ना सिर्फ सुन ली थी बल्कि उसे याद भी कर लिया था, इसलिए कि गुफ्तगू सिर्फ एक जुमले पर मुश्तमिल थी, और वो जुमला भी बड़ा अजीब था। खरगोशों का जोड़ा मिल गया है। दूसरी कॉल उन्होंने उस वक्त की जब रात होने को थी। ये कॉल भी शीगुराय में किसी मादाम कलारा को की गई थी, और इस बार भी एक मखसूस जुमले तक महदूद थी, और वो जुमला भी खरगोशों का जोड़ा बिछड़ गया है। उस जुमले के जवाब में दूसरी तरफ से भी एक ही जुमला कहा गया कि उन्हें तलाश करो। तुमने बड़ी कारामद मालूमात फराहम की हैं बोर्ड, मैंने कहा। इसके अलावा और कोई बात? और किराए की कार उन्होंने तब्दील कर लिया है, और ये काम उनके स्टाफ के तवज्जो से हुआ है। अब उनके पास सुर्ख रंग की कार है। इसके अलावा उन्होंने कैप्टन बेंस के मुतल्लिक भी मालूम किया, और महकमे से उन्हें जवाब मिला कि वो 2 दिन की छुट्टी पर है। तो विल्सन ने उसका पता बताकर तस्दीक की, जिसकी तस्दीक कर दी गई है। डेविड रियान सर झुकाए काम में मसरूफ था। तुमने सुना? मैंने उसे मुखातब किया और वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा।